नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपके सामने जो सर्दियाँ बढ़ेंगी तो सर्दियों में कैसे पौधे के अंदर परिसंचरण होता है, तो पौधे की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों पड़ता है, उन सब की जानकारी के साथ साथ दूसरी सिंचाई के समय कितने दिन पर देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए और कौन कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में आपको यूरिया देना चाहिए, इन सब बातों के साथ साथ फसल को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों जरूरत यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी नए व्यूअर भाई हमारे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सभी किसान को कम कीमत में अधिकतम लाभ पहुंचाना है और आपकी फसल की सुरक्षा ऐसे करनी है जैसे आप बहुत देखिए, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए जरूरी है लागत मूल्य को कम करना। तो लागत मूल्य भी कम होगी और आपकी फसल निरोग भी रहेगी और उसको सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी समय समय पर होगी। इसी के लिए आज उपस्थित हुए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने पहले पानी के समय आपको बताया था कि आलू के अंदर यूरिया की जो आवश्यकता है वो 60 से लेकर के 70 केजी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, यूरिया नहीं, नाइट्रोजन, जो कि हम यूरिया से देते हैं। तो आपके इसको हमने 3 फॉर्म में ज्यादातर डिवाइड की जाती है नाइट्रोजन। पहला होता है बेसल डोज। बेसल डोज में डीएपी के साथ दे दी, फिर पहला पानी पर और फिर दूसरे पानी पर। आपको हमने बताया था कि बेसल डोज में ज्यादातर हम देते हैं डीएपी। डीएपी की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को की पूर्ति करते हैं और डीएपी के अंदर 9 केजी नाइट्रोजन प्रति बैग के अंदर पाई जाती है। 9 केजी नाइट्रोजन प्रति बैग में। जिन लोगों ने 4 बैग दिया है डीएपी, उन्होंने जो है नाइट्रोजन दे दी 36 केजी। जिन्होंने 3 बैग दिया है उन्होंने नाइट्रोजन दे दी 27 केजी। अब इसमें आवश्यकता इतनी नहीं थी नाइट्रोजन की, तो अब इसका क्या किया जाए, अब कितनी नाइट्रोजन दी जाए। दोस्तों मैंने जिस तरह से ये बताया है, अब आपको मैंने पहले पानी पर बताया था कि नाइट्रोजन को 60-70 केजी देनी है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते थे 20 केजी बेसल डोज में, 20 केजी पहले पानी पर और 20 केजी दूसरे पानी पर। 20 केजी नाइट्रोजन है, यूरिया नहीं है, ये बात ध्यान देना, जो कि आपने डीएपी के माध्यम से किसी ने 30 केजी दे दी, किसी ने 36 केजी दे दी, कोई बात नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं उसमें से जो जरूरत थी पौधे को वो पौधे ने ले ली, उसके बाद वो वेस्टेज चली गई। अब 2 जगह पर आपने दिया है। मैंने पहले बताया था कि यहां पर यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो, अगर हम 1 किलो नाइट्रोजन लें तो 1 किलो नाइट्रोजन 2.17 केजी यूरिया में पाई जाती है। इतना यूरिया चाहिए 1 किलो नाइट्रोजन के लिए। अगर आपको 20 किलो नाइट्रोजन अगर देनी है तो 20 गुणा 2.17, हम मान के चले 40-45 किलो, यानी कि एक बैग यूरिया के अंदर करीब करीब 20 केजी नाइट्रोजन मिल जाती है। हम ये मान के, क्योंकि 45 केजी का यूरिया आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये देखना है फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो कैसी है। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ पहले यूरिया के कारण पर्याप्त है, यानी कि एक आलू का पौधा, अगर हम बात करें 37-97 की, 37-97 का पौधा 2-2.5-3 फुट का हो चुका है, तब उसमें हम इतनी ही मात्रा में जितनी पहले दी थी उतनी ही नाइट्रोजन देंगे। अगर छोटा है तो हम थोड़ी सी नाइट्रोजन को यहां पर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां आपने ज्यादा दे दी बेसल डोज में, तो यहां पर अगर आपने कम दिया है, कुछ लोग 2 बैग डीएपी देते हैं तो उनको कम पहुंची है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप मेरा जो मैं जो देता हूं वो केवल 1 बैग से कभी भी ज्यादा नहीं देता 1 एकड़ के अंदर। ये पूरा फॉर्मूला 1 एकड़ का है। अब आप जो है यहां पर जो नाइट्रोजन देंगे, तो नाइट्रोजन यूरिया कब देना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। तो कुछ लोग तो सूखे खेत में ही यूरिया फेंक देते हैं। अब और वो जो है सबसे गलत तरीका है। अगर इस समय ओस पड़ गई है या पौधे पर पानी की कुछ बूंदे हैं, मौसम खराब है, उस समय आपने यूरिया दे दिया और यूरिया का दाना अगर पत्ते पर चिपका रह गया, ये आपका पत्ता है और यहां कहीं
पानी के कारण वो चिपक गया और सूख गया, तो यहाँ पर वो उसको जला देगा, छेद कर देगा। और बाद में जब आप 3-4-5 दिन बाद उसका निरीक्षण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं फंगस का अटैक तो नहीं हो गया, कहीं अगैती झुलसा या पिछैती झुलसा तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से भ्रम की स्थिति बन जाती है। दूसरी बात दोस्तों, जब ये पत्ता कमजोर हो जाता है किसी भी कारण से, अगर इस पर जमा रह गया तो कमजोर, तो रोगों का अटैक, फंगल अटैक बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हमें ये सावधानी रखनी है कि पत्ते पर यूरिया का दाना नहीं जमना चाहिए। पहली बात तो ये देख लीजिए आप। जैसा कि मैंने बताया था, 1 किलो नाइट्रोजन के लिए 2.17 kg यूरिया की आवश्यकता होती है। तो आपको 20 किलो नाइट्रोजन चाहिए, तो 20 गुणा 2.17 बराबर आ जाएगा ये 43.4। करीब करीब 1 बैग यूरिया में आपकी 20 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। उससे कुछ न कुछ ज्यादा ही होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 बैग यूरिया यहां पर दे सकते हैं। अब देना कब है दोस्तों, देना कब है ये, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप यूरिया की देते हैं तो इस समय दूसरे पानी पर आपकी जो आलू की पौधा है काफी बड़ा बड़ा हो जाता है, पूरे में फैल जाता है, और उस समय आप जब यूरिया देंगे तो पत्ते पर रुकना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप दोपहर के बाद दीजिए जब ओस नहीं हो, या फिर दूसरा जो तरीका है वो आप पानी के साथ घोल के भी चला सकते हैं, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो यहां पर आप 1 बैग यानी 43.4 किलो यूरिया, 1 बैग से कम ही है दोस्तों, 45 किलो का बैग आता है, उसमें से आप 1.5 किलो यूरिया निकाल भी सकते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं देना है आपको। अब इसके साथ हम बात करें कि आप पानी देने के बाद, सिंचाई करने के बाद 2-3 दिन बाद जब आपके पैर उसमें चलने लगे, आराम से मिट्टी नहीं चिपके, तब दे सकते हैं। या पानी देने से 1 दिन पहले शाम को आप दे दीजिए, दूसरे दिन पानी शुरू कर दीजिए, रात को ओस पड़ेगी और उसमें से काफी मात्रा में वो मेल्ट भी हो जाएगा, और जो है पौधे को फिर आराम से पानी के साथ दे दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं, किस मिट्टी में पहले पानी से यूरिया देना चाहिए सिंचाई से, और किस मिट्टी में बाद देना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। गलतियां हम यही करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो मोटे दाने की रेतीली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, ये रेतीली मिट्टी है, यानी मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब इसमें जो आप पानी देते हो, इसमें आपने ऊपर से सिंचाई करी, पौधे की जड़ मान के चलिए आपकी पौधे की जड़ यहां तक है, तो या तो जड़ों के माध्यम से ही हमें देना है, और आपने जब सिंचाई करी, यूरिया यहां पड़ा है, सिंचाई के कारण पानी नीचे चला गया पौधे से नीचे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपका ये वेस्ट चला जाएगा, यानी खराब, आपका बिना काम ही नहीं आएगा। तो इस मिट्टी में, रेतीली मिट्टी में, आप या तो पानी के बाद यूरिया दें, या आप यूरिया देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि अब उसमें वो पिघल चुका हो। पिघल जाएगा तो पौधे पर लग जाएगा, और ज्यादा बेहतर तरीका यही है कि पानी देने के बाद यूरिया का छिड़काव करें, या यूरिया को जैसे भी आप देते हैं देते रहें। अब काली जो मिट्टी होती है उसमें नीचे एक परत जम जाती है, उसमें पानी नीचे नहीं जाता। काली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी में हम बात करते हैं, काली या दोमट मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, उसमें नीचे एक लेयर बन जाती है, ऊपर भुरभुरी मिट्टी, चूंकि जुताई होती रहती है, ऊपर भुरभुरी मिट्टी होती है, यहां पर पानी जाएगा तो यहीं पर रुक जाएगा, इसमें पानी सूखता भी नहीं है। ऐसी मिट्टी में आप सिंचाई से पहले यूरिया दे सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पानी कितना देना है दोस्तों। पानी कितना देना है इसकी बात करें दूसरी सिंचाई पर, जैसे कि हम एक बेड की संरचना बना देते हैं, ये आपका बेड है और इसमें ये नाली है। तो पहला हमने पानी बताया था आपको 6 इंची से, यानी 1 फुट का अगर बेड माने तो उससे आधे से ज्यादा नहीं देना है। दूसरा पानी इसके 2 इंची ऊपर और ले लेना है, यानी कि इसमें 75% बेड के तक भीगना चाहिए, 100% ऊपर तक पानी न जाए, ये सुनिश्चित कर लें आप। बेड के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा 75% बेड के, यानी कि अभी भी आपका 3 इंची नीचे रहना चाहिए पानी। सबसे बेस्ट मेथड ये पानी देने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं हम दोस्तों मौसम को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए, उपापचय की क्रिया जो है सर्दी में पौधे के अंदर कम हो जाती है। जब आप टेम्परेचर नीचे जाएगा तो दोस्तों सर्दियों में पौधे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है,
बाकी की चीजें कैसे मिलेगा उसके बारे में हम पहले बहुत सारी बातें कर चुके हैं, माइक्रोराजा के बारे में बता चुके हैं, आपको सल्फर के बारे में बता चुके हैं। तो यहां पर आपको इसके साथ हमने बात करी थी कि क्या खाद तो आपने सिर्फ केवल यूरिया देना है, उर्वरक यानी कि इसके साथ माइक्रोन्यूट्रेंट और मैक्रोन्यूट्रेंट्स में से क्या देना है। मैक्रोन्यूट्रेंट की बात करें तो हमने बता दिया था आपको पहले ही कि 3 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसकी पूर्ति 40 से 45 दिन तक हमने यूरिया की पूर्ति, नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के रूप में करते हैं, जो हम कर देंगे। अब फाइनल स्टेज का यूरिया 40 से 45 दिन पर ही दूसरी सिंचाई हो रही है और यहां पर अब जो है यूरिया की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, इसलिए यहीं पे आपको यूरिया को देना समाप्त करना है। इसके बाद जितने भी खाद उर्वरक देने हैं हमें वो स्प्रे की फॉर्म में देने हैं, यहां आप फेंकने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। अगर आपने देखिए आलू के पौधे में सल्फर तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सल्फर के बारे में हम अलग से पूरा वीडियो दे चुके हैं, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। अगर आपने पहले पानी के साथ जो पहला यूरिया दिया था यानी पानी के बाद दिया होगा, या वहां पर आपने अगर सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो यहां पर जो आप 33% जिंक जो आती है, 33% जिंक का प्रयोग आप करेंगे। इसमें 33% जिंक होती है और इसमें कुछ मात्रा में आपकी सल्फर भी होती है, वो होती है 15%। 33% जिंक होती है, इसमें 15% सल्फर भी होती है। सल्फर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों। तो आप यहां दूसरे पानी पर यूरिया के में जिंक मिला सकते हैं। अब सर्दियां बढ़ेंगी, सर्दियां में बढ़ने के लिए बढ़ते उपापचय की क्रिया को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसके साथ सीवीड दे सकते हैं आप। सीवीड, समुद्री खरपतवार, समुद्री खरपतवार के तौर पर आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। उसको भी आप करीब 3 से 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से उसको भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं बेहतर उपयोग के लिए। देखिए दोस्तों, आलू के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो आलू की होंगी, पोषण होगा, उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। 30 डिग्री से ऊपर आलू के अंदर जो पोषण की प्रक्रिया वो मंदी हो जाती है और 20 डिग्री से 15 डिग्री तक भी ठीक रहता है, 15 से आप 30 कह सकते हैं। 15 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर जाएगा तो इसकी उपापचय की क्रिया स्लो हो जाती है। तो यहां पर हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की इसकी जो इसको एब्जॉर्बेशन पावर है वो भी कम हो जाती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद जितने भी सब लेते हैं, वो जो पौधे लेते हैं वो या तो माइक्रोबैक्टीरिया के कारण लेते हैं या दोस्तों घुलनशील अवस्था में आप जो आपने अगर माइक्रोराजा दिया है तो माइक्रोराजा से भी वो भी हेल्प करता है इसको लेने में, या पत्तियों के द्वारा अवशोषण करके लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी खादें आप देते हैं वो सबसे पहले आयनिक फॉर्म में टूटती है। जब वो आयोनाइज हो जाएगी यानी कि घुल जाएगी, उसको कह सकते हैं, वो घुल जाती है। और घुलने के बाद इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले हों चाहे और भी हों, वो सब इस नाइट्रोजन को इधर उधर से इकट्ठा करके पौधे को देने का काम करते हैं। जब सर्दी का प्रकोप बढ़ता है, जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे आएगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी भी कमजोर हो जाती है। तब हमें जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है, जो भी आपको उर्वरक देना है, जो भी आपको मल्टीविटामिन्स देनी है, वो सब स्प्रे की फॉर्म में पत्ती के द्वारा देना ही उचित रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे द्वारा अंधाधुंध फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और बहुत सारे जहर का प्रयोग मिट्टी में करने से माइक्रोबैक्टीरिया की संख्या कम हो गई है, जो हम कृत्रिम रूप से देते हैं। अगर हमारे मिट्टी में माइक्रोबैक्टीरिया नहीं होंगे तो जो भी हम खाद दे रहे हैं वो पूरी तरह से पौधे को नहीं मिल पाएगी। इसलिए स्प्रे की फॉर्म में यहाँ के बाद हम शुरू करेंगे, उसके लिए हम समय समय पर आपको वीडियो देते रहेंगे। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी खाद आप दे रहे हैं उसके बाद सिंचाई अत्यावश्यक है, या नमी, पर्याप्त नमी खेत के अंदर होना बहुत आवश्यक है। अब मैं और एक बात मैं बता दूं कि सर्दी से बचाव के बाद घुलनशील खादों का हम प्रयोग करेंगे, एनपीके का प्रयोग करेंगे। कब कौन सा एनपीके देना है इसके पहले तो आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो बहुत सारे वीडियो हैं, फिर भी मैं आपकी आवश्यकता अनुसार नए वीडियो भी देता रहूंगा समय समय पर। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग केवल मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यूरिया का ज्यादा प्रयोग भी आपकी फसल के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। अभी तक की जो आवश्यकता थी आपको 43.4 केजी यूरिया की आवश्यकता बची है अब, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कितनी जरूरत। पहले भी मैंने आपको बताया कि पहले पानी पर आपने 1 पैकेट दे दिया, दूसरे पानी पर 1 पैकेट दे दिया। अब आपको यूरिया को ऐसे नहीं देना है, यूरिया तो देना ही नहीं है। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जिन खेतों में जड़ गलन आता है उन खेतों में यूरिया के बजाय आप
अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज बताओ, बहुत से लोग आपको सलाह देंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट खाद का यहां प्रयोग करें। दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट कहां प्रयोग करनी है, किस भूमि में करनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। कैल्शियम की कमी या तो अम्लीय भूमि में होती है दोस्तों, या रेतीली मिट्टी में होती है, जो मैंने अभी आपको बताया भुरभुरी जो मोटे दाने की मिट्टी है तो उसमें होती है। और उसकी कमी के लक्षण मैंने कैल्शियम के बारे में एक पूरा वीडियो दे रखा है, उसमें देख सकते हैं, तभी आप कैल्शियम का प्रयोग करें। अन्यथा इसके बाद जब स्प्रे फॉर्म में हम बताएंगे तब आपको कैल्शियम की पूर्ति कैसे करेंगे उसकी जानकारी देंगे। यहां अभी आपको कैल्शियम की आवश्यकता नहीं है। यह जो समय होता है आपका 45 दिन के आसपास का, यहां पर ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, ट्यूबर वृद्धि नहीं कर रहे, अभी ट्यूबर बन रहे हैं। तो ट्यूबर के लिए फास्फोरस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो कि हम बेसल डोज में दे चुके होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खादों की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो स्प्रे करेंगे हमने वीडियो दे रखा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कैसे करनी है वो आप देख सकते हैं। तो अभी आज दूसरी सिंचाई पर केवल सिंचाई करनी है और उसके बाद उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो किसान भाइयों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान।